जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट preposition। जैसे हमने पहले बात की थी कि prepositions, प्रे का मतलब है, जैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं प्रे, लेकिन अगर आप इसको देखें प्री, तो इसका मतलब होता है बिफोर। और पोजीशन का मतलब होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स आते हैं तो उनको हम preposition कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने ये डिस्कस किया था। तो preposition की पोजीशन क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उससे पहले जो वर्ड आएगा उसको हम preposition कहते हैं। अच्छा, preposition में हमने डिस्कस किया था कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अप है, ऑन है, ओवर है, अगेंस्ट है, बाय है। और इसके अलावा मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, होपफुली आपने देख ली होगी, जिसमें हमने ओवर, थ्रू एंड ऑन तीन चीजों को फोकस किया था। तीन prepositions को फोकस किया था कि हम इसको किस तरह से यूज करें। तो preposition हमेशा नाउन या प्रोनाउन की कोई भी जो पोजीशन होती है, जैसे अगर मैं कहूँ अप का मतलब है कि किसी भी द कप इज अप ऑन द टेबल। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को जो टच करिए सरफेस से उसके ऊपर की बात करते हैं, तो अप ऑन यानी हम एक फ्रेज भी यूज करते हैं, दो prepositions आप भी यूज करते हैं। ठीक है, या फिर द पिक्चर इज हैंगिंग अगेंस्ट द कबर्ड। अगर अगेंस्ट वर्ड यूज करेंगे, जैसे हमें पता है अगेंस्ट के मीनिंग होता है ऑपोजिट, किसी भी चीज के सामने। ठीक है, तो जब हम अगेंस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं, द पिक्चर इज अगेंस्ट द कबर्ड, तो इसका मतलब है कि पिक्चर कहाँ पर है? कबर्ड के अगेंस्ट है, यानी उसके सामने है। ठीक है, या हम अगेंस्ट की जगह इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ पूरा फ्रेज हो गया, लेकिन ये भी prepositional फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ द कबर्ड। तो उसके भी मीनिंग वही होंगे जो कि पहले वाले के हैं, अगेंस्ट द कबर्ड। ठीक है, दिस वर्क इज डन बाय माय फ्रेंड्स। अब बाय माय फ्रेंड्स, ठीक है, अब माय फ्रेंड्स क्या है? इसमें नाउन है, और बाय preposition है, यानी ये काम किस तरह हुआ? ये काम हमारे दोस्तों के जरिए हुआ। ठीक है, या फिर अगर हम कहेंगे कि दिस वर्क इज डन फॉर माय स्टूडेंट्स, तो माय स्टूडेंट्स अगेन क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, और फॉर क्या हो गया? उनके लिए preposition है। इसलिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जब भी हम अपने किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं या किसी भी नाउन या प्रोनाउन की कोई पोजीशन बता रहे हैं, तो उससे पहले हम preposition यूज करेंगे, जो कि हमें क्लियर करेगा कि काम किस जगह पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ दिस टास्क इज डन माई स्टूडेंट, अब माई स्टूडेंट से पहले डैश है। अगर मैं कहूँ दिस टास्क इज डन फॉर माई स्टूडेंट्स, इसकी मीनिंग है कि ये टास्क मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर मैं कहूँ दिस टास्क इज डन बाय माई स्टूडेंट्स, तो ये टास्क मेरे स्टूडेंट्स ने की है। ठीक है, और दिस टास्क इज क्लोज टू माई स्टूडेंट्स मीन्स कि ये काम वो कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो हम बहुत सारे prepositions यूज करते हैं इस तरह कि वो हमारी जो भी सेंटेंस की मीनिंग है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस होगा, डिफरेंट preposition यूज करने से उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे एक लाइन में ऐड कर देता हूँ। जैसे मैम ने वीडियो शेयर की थी कि ओवर का मतलब क्या है, ऑन का मतलब क्या है, अबव का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों वर्ड का मतलब तो एक जैसा है। तो ग्रामर के अंदर फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे आप अरबी में समझते हैं, आपने मिन का मतलब भी सेम पढ़ा हुआ है, अन का मतलब भी सेम पढ़ा हुआ है। तो इसमें फिर अरबिक में आपको पढ़ाया जाता है ना कि मिन और अन में क्या फर्क है, कि किस जगह पे मिन यूज होगा, किस जगह पे अन यूज होगा, है तो दोनों हर। तो इसी तरह यहाँ पे ना हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है कि जो मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड हैं, इनमें फर्क क्या है, कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, कौन सी चीज कहाँ यूज होगी। इसी से रिलेटेड फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर एक वीडियो शेयर की थी। जी मैम, आगे चलें। क्वेश्चन है तो आप ओके, चैट में पूछ सकते हैं। क्या चीज? नहीं मैम, वो स्टूडेंट से कह हाँ, रहा था कि क्वेश्चन है तो चैट में पूछ लें। अच्छा, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम शुरू करें वो है कंजंक्शन।
है। कंजंक्शन देखिए, इसके अंदर अगर हम देखें तो CON है, और CON के बाद JUNCTION, जंक्शन भी है। जंक्शन का वर्ड बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा। जंक्शन, आप जब ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो एक जंक्शन आता है। जंक्शन वो जगह होती है जहाँ पे चीजें मिल रही होती है, ठीक है, एक रास्ते दूसरे रास्ते से मिल रहे होते हैं, तो हम उसे जंक्शन कहते हैं। अब ये जो वर्ड है कंजंक्शन, ये उसी से निकला है, और इसका मतलब है कि वो वर्ड इंग्लिश में जो कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स को मिला दें, या फिर दो वर्ड्स को मिला दें, या दो फ्रेजेस को मिला दें। वर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा बैग, और मैंने कहा चेयर। अभी ये दो वर्ड्स हो, ठीक है। या अगर मैं कहूँ इन द बैग और ऑन द चेयर, ये दो फ्रेजेस हो गए। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ इन द बैग, तो कितने वर्ड्स हो गए इसके अंदर, तीन वर्ड्स हो गए, ठीक है। तीन वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बनता है। यानी कोई बात हम कहना चाह रहे हैं तो हम उसे फ्रेज की शक्ल में भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इन द बैग या ऑन द चेयर, तो ये हो गया फ्रेज। और अगर मैं कहूँ खाली बैग या फिर ओनली चेयर, तो इफ आई से बैग एंड चेयर, तो ये वर्ड्स हो, ठीक है। ये डिफरेंस है वर्ड्स का और फ्रेजेस। फ्रेजेस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स सेपरेट होते हैं। जैसे आप अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके किसी के भी नाम लीजिए, वो वर्ड्स बन जाएंगे। और जब आप दो तीन वर्ड्स को मिलाकर बोलते हैं, जैसे somebody is coming from the office, तो अगर खाली from the office कहेंगे तो ये फ्रेज होता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ somebody is coming from the office, तो ये सेंटेंस होता है, क्योंकि हमने इसमें पूरी बात की, हमारा पूरा सेंस है। ऑलराइट। तो सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर एक शुरू का हिस्सा होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे जाएंगे तो डिटेल में इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अभी फिलहाल जो कंजक्शंस है हम उसको फोकस करें। कंजक्शंस हमारे वर्ड्स को और फ्रेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्रेजेस को और सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करके पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दे आर कोऑर्डिनेटिंग मीन्स ये एक दूसरे को साथ मिलके काम करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बनाते हैं। कोरिलेटिव क्या होती है, जो चीजें कनेक्ट होकर रिलेशन बना रही होती है, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, जैसे आप यूज करते हैं एंड, जैसे करते हैं बट, जैसे करते हैं ऑल, सो, यट, विद, ठीक है। दीज ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये आपके फ्रेजेस को जोड़ेंगे या फिर आपके वर्ड्स को जोड़ेंगे, और किसी भी सेंटेंस में आप बहुत आसानी से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, हम इसे यूज क्यों करते हैं। हम हमेशा जब भी अपनी बात को बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक सिंपली आपने एक बात की, उसमें एडिशन कुछ करना चाहते हैं, उस बात में कुछ और बात भी जमा करना चाहते हैं, तो फिर हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स टू कम एंड आई हैव मोर स्लाइड्स टू गो, और आई हैव 3 more slides to go। तो जब मैंने दो बातें की कि मैं क्या कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई स्टूडेंट्स टू कम, और इसके बाद मैंने इसे ज्वाइन कर दिया अपनी दूसरी बात से कि आई हैव 3 more slides to go। तो मैंने किस वर्ड से इसको ज्वाइन किया, एंड से। जब मैंने इसको एंड से ज्वाइन किया तो ये मेरे पास कंजंक्शन हो गया। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, और यू कैन स्टडी ऑन योर ओन, तो मैं आपको चॉइस दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, और का वर्ड यूज किया। जब मैं आपको चॉइस दूंगी कि इधर डू दिस और डू दैट, ठीक है, जब आपको चॉइस दी जाएगी तो और का कंजक्शन यूज होगा। जब बात को बढ़ाना होगा, उसमें कोई एडिशन होगी, तो एंड यूज होगा बीच में, ठीक है। जब किसी बात का रीजन दिया जाएगा, जैसे आई आई वॉन्ट टू कम टू योर पार्टी, बट राइट नाउ आई एम बिजी विद सम अदर टास्क, ठीक है। तो जब हम रीजन दे रहे हैं, जब हम रीजन देंगे, किसी बात की वजह बताएंगे, तो हम बट यूज करें। आई वॉन्ट टू कम टू योर पार्टी,
बट आई एम बिजी इन सम अदर टास्क। तो जब भी बट यूज करेंगे इसका मतलब है आगे कोई रीजन आ रहा है। जब चीज को ऐड कर रहे हैं तो एंड आ रहा है, जब चॉइस दे रहे हैं तो और आ रहा है, जब रीजन दे रहे हैं तो बट यूज कर, ठीक है। एंड जब हम किसी भी चीज के लिए कोई लॉजिक देते हैं तो हम सो यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू गो स्लोली सो दैट एवरी पॉइंट विल बिकम क्लियर टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे सो क्यों यूज किया? सो इसलिए यूज किया ताकि आपको रीजन समझ में आ जाए कि जो पहला फ्रेगमेंट है इस सेंटेंस का उसमें जो बात की जा रही है कि क्यों हम स्लो जाएंगे। इसलिए स्लो जाएंगे कि हर बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो सो का मतलब है कि जब भी हम किसी बात का रीजन देंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका माइंड भी क्लियर हो जाए, सबका माइंड क्लियर हो जाए, तो हम सो का वर्ड यूज करें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है वो है येट। येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, तो हम इसको कब यूज करते हैं? हम इसे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हम कहेंगे नो आई हैवंट कंप्लीटेड एज येट, आई हैव टू टेक सम मोर टाइम। तो हम जब भी कोई बात इस सेंस से बताना चाह रहे हैं कि अभी कोई भी काम बाकी है या वो कंप्लीट नहीं हुआ, आई हैवंट कंप्लीटेड एज येट, आई नीड सम मोर टाइम, तो हम येट यूज करें। ठीक है, फिर हमारे पास है विद कब यूज होता है? जब भी आप बता रहे होते हैं कि कुछ चीजें साथ में हैं। आई एम विद माई फ्रेंड। ठीक है, आप ये कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो आप विद यूज करते हैं। के साथ का मतलब होता है विद। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज आप चैट में लिखें या अपने माइक ओपन कर सकते हैं। आई एम वेटिंग, गिविंग यू 10 seconds। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दीजिएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी। कि जो प्रोपोजिशन है उसे हम अरबिक में हर्फ कहते हैं। तो हो सकता है हाँ कि हाँ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रही हो कि जो कंजंक्शन है और प्रोपोजिशन है दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों हर्फ हुए। तो फिर ये भी इन्हें मेंशन कर अच्छा। का ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन से था, जो प्रोपोजिशन था, जबकि यहाँ पे ऐसे कोई हम्म। कंफ्यूजन नहीं है। तो ये इससे भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि मैंने देखा अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है प्रोपोजिशन और कंजंक्शन के अंदर। वो कहते हैं ये तो दोनों हर्फ है, सेम बात हो गई। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि आपने वहाँ पे बताया था कि उसका ताल्लुक नाउन और प्रोनाउन के साथ होगा, जबकि यहाँ पे ऐसे कोई शेयर हम्म। नहीं है। इसके अलावा कोई फर्क? यहाँ पे ये, जी जी, आप बोलिए। जी जी मैम, हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, सो प्रेपोजिशन हम एक दफा और क्लियर कर लें। प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताएं कि नाउन और प्रोनाउन किस वक्त किस पोजीशन पे हैं। जबकि कंजक्शन किसी भी वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव्स हों, चाहे वो एडवर्ब्स हों, चाहे फ्रेजेस हों, चाहे वो क्लॉजेस हों सेंटेंस के, या फ्रेगमेंट्स हों यानी सेंटेंस के दो हिस्से हों। ठीक है, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए जब हम यूज करेंगे तो वो कंजक्शन का वर्ड होगा। लेकिन प्रेपोजिशन सिर्फ नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आएंगे, इसके अलावा उनका और कोई रोल नहीं, उसकी पोजीशन को बताएं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जैसे कि आपको पता है कि तीन होते हैं। इसमें है आ, एन और द। आ, एन और द, इसमें दो क्लासिफिकेशन है। अगर हम ये कहें कि आ और एन ये दोनों, इनका मीनिंग है वन। आ का मीनिंग भी एक है और एन का मीनिंग भी एक है, यानी दोनों का मतलब है वन। जब भी हम किसी सिंगुलर की बात करेंगे, जब भी हम किसी एक चीज की बात करेंगे, उस वक्त हम आ और एन यूज करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल आ और एन हमेशा सिंगुलर से पहले यूज होता है। जब भी किसी चीज को बताना चाहते हैं जो कि एक हो, प्लूरल के आगे हम कभी भी आ और एन नहीं लगा सकते। अच्छा, दूसरी इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इसकी जो टर्म है वो कहलाती है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि हम उन चीजों के आगे लगाते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, आ और एन भी हमेशा नाउन के आगे ही लगते हैं, क्योंकि नाउन की ही क्वांटिटी हम बता सकते हैं। नाउन को ही हम बता सकते हैं कि एक पेंसिल है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, तो आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ बॉक्स। तो जब भी हम किसी भी चीज की क्वांटिटी सिंगुलर में बताएंगे तो आर्टिकल भी हमेशा नाउन से पहले ही आता है, और वो
उसकी क्वांटिफायर है, यानी वो बता रहा होता है कि इसकी कितनी क्वांटिटीज है। तो अगर एक होगी तो हम आ लगाएंगे और या एन लगाएंगे। अच्छा, आ और एन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉन डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कोई भी चीज श्योरिटी से नहीं कहते, बल्कि किसी भी चीज को जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम आ या एन। अच्छा, ये इसका यूसेज क्या है? आ हम कब लगाते हैं और एन हम कब लगाते हैं? आ हमेशा हम उन अल्फाज के आगे लगाते हैं जो कि वोवल नहीं होते। वोवल साउंड्स कौन से होते हैं? वोवल साउंड्स वो होते हैं जो कि आप अपना जब जिस वक्त आप वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं वर्ड, तो आपका मुंह खुला रहता है। जैसे आप कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो जब भी आप ये वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे, यानी वोवेल्स प्रोनाउंस करेंगे, तो आप अपने लिप्स को बंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी है, जैसे पी है, जैसे डी है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? आपका जो आपकी जो जबान है वो आपके तालू के साथ रखती है, या आप अपने लिप्स को बंद कर, ठीक है। तो वो अल्फाज जिनको बोलते वक्त वो लेटर्स जिनको बोलते वक्त आप अपना मुंह खोल लेते हैं, उनको हम वोवल कहते हैं। और जिनको अदा करते वक्त, जिनको पढ़ते वक्त अगर आप अपनी जबान को अपने दांतों से लगाएंगे या आपके तालू से लगेगी, तो उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई भी वर्ड है इंग्लिश, आप उसको उर्दू में लिख, जैसे एप्पल है, एप्पल को अगर आप अलिफ से लिख, एप्पल ही लिखे उर्दू में, अलिफ ये पे लाम, तो आपने एप्पल लिखा, लेकिन आपने लिखा वो उर्दू में। जब आपने उसको उर्दू में लिखा तो वो आपने उसको शुरू किया अलिफ से। अगर आप उसको अलिफ से शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा एन, उसके आगे आप एन लगा दें। ठीक है। इसी तरह आप देखें, एप्पल की स्पेलिंग इंग्लिश में APPLE, जो ए है वो हमारा वोवल। ठीक है। तो आपने देखा कि इसके अंदर वोवल आ रहा है, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि इसमें वोवल साउंड है कि नहीं, आपने इसको उर्दू में लिख दिया। जब आपने उर्दू में लिखा और आपका उर्दू वाला वर्ड अलिफ से शुरू हुआ, तो उसके आगे आप हमेशा एन लगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को अगर आप उर्दू में लिखें तो आप लिखेंगे ये वाओ। ठीक है। जब आप ये वाओ से इसे शुरू करेंगे तो वो अलिफ से शुरू नहीं होगी। यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखने से ये वाओ से शुरू होगी। जो चीज ये से शुरू होगी उसके आगे आप आ लगाएंगे, उसके आगे एन कभी नहीं लगाएंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसको लर्न कर लें तो आपके लिए आर्टिकल का सिलेक्शन, इंडेफिनिट आर्टिकल का सिलेक्शन आसान हो जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन करके नहीं लिखना, सेव नहीं लिखना है। ठीक है, जामिया नहीं लिखना है, बल्कि जो इंग्लिश का वर्ड है उसी को उर्दू में लिखिएगा। तो उसमें अगर आपका अलिफ आ रहा है तो एन आएगा, ये आ रहा है तो आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं द आर्टिकल। द आर्टिकल कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल। जिन चीजों के बारे में, जिन नाउन्स के बारे में या तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, या तो हम उसे कोई अहमियत दे रहे हैं, या हम उसे ये बता रहे हैं कि सबसे अलग है, या हम उसे अलहदा करके दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे अगर आप कहें कि दिस द क्लास, दीज आर माय क्लासमेट्स। ठीक है, तो वो आपकी क्लासमेट है, तो आप उनको कह सकते हैं द क्लासमेट्स ऑफ माय। ठीक है, तो आप द आर्टिकल लगा सकते हैं उसके आगे, यानी आप उनको बता रहे हैं कि ये आपके क्लासमेट है, उनकी कोई खास अहमियत। तो द हमेशा उन चीजों के आगे लगता है जिसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप श्योरिटी से कहना चाहते हैं, या आप उनको बिल्कुल हाईलाइट करके अलहदा से दिखाना चाहते हैं, तो उनको आप द कहते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आ मैम एक चीज और लाइन भी, एन। एक चीज ऐड भी करते हैं, दैट को हम प्रॉपर नाउन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं, द हम कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते। जैसे अली एक नाम है जो कि प्रॉपर नाउन, नहीं मैम, जैसे तो द हम बुक है, द बुक करने से अगर आपने उस बुक को स्पेसिफिक कर दिया है, जैसे मैं क्योंकि हाँ अरबी से रिलेट करना चाह रहा हूँ, जैसे अरबी में एक वर्ड है किताब, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हाँ हैं, हाँ, ठीक है। तो ठीक, अगर मैं जी कुरान जी, कह दूंगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन जब मैं कहूँगा ना ये वाली किताब, तो मैं उसको अल किताब लगा देता हूँ, हम शुरू में अल लगा देते हैं, तो वो नकरा से मार्फा बन जाता है। इसी अच्छा, तो अगर हम अल किताब कहते हैं तो वो कुरान मतलब है ना उसका? तो लेकिन इसका मतलब एक किताब कुरान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने उसका स्पेसिफिक कर दिया है। नॉर्मली हमारे पर्टिकुलर कर दिया। हमारे जब अरबी ग्रामर के टीचर पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं इंग्लिश में आप इसकी एग्जाम्पल जरा से समझते हैं। जब आप हाँ टेक्स्ट बुक कहते हैं तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब आपने स्पेसिफिक करना होता है तो द बुक कर देते हैं, तो ये कोई प्रॉपर नाउन बन बिल्कुल। जाएगा। हाँ, इसी तरह से हम भी इसमें खास करने के लिए लगा रहे हैं ना, जी किसी जी, भी मैं चीज वही को बात अगर कह हम रहा था। पर्टिकुलर। हाँ, कि उसको पर्टिकुलर जी जी। करते हैं वो फिर कॉमन नाउन तो नहीं रहेगा ना। नहीं नहीं, कॉमन नाउन ही रहेगा, फिर हम पर्टिकुलर कर देंगे ना उसको। ठीक है, क्योंकि हमारे अरबी में ये होता है, जब हम उसको पर्टिकुलर कर देते हैं तो हम उसको फिर प्रॉपर नाउन में काउंट कराते हैं, फिर हम उसे कॉमन नाउन में काउंट नहीं कराते। क्योंकि हम कहते हैं अच्छा, कॉमन कॉमन नाउन नाउन। का मतलब, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी चीज है ना, उसके शुरू में हम अल हम्म। लगा देते हैं, तो फिर हम कहते हैं नकरा अच्छा मार्फा बन गया, ये प्रॉपर हो गया। अच्छा। आप ठीक कहते हैं है। कि यहाँ पे कानून ये है कि आपने शुरू में दा लगा दिया तो वो बेसिकली आपने स्पेसिफिक तो कर दिया, पर्टिकुलर तो कर दिया, पर्टिकुलर तो हो गया, लेकिन वो कहलाया कॉमन नाउन नहीं जाएगा। कॉमन नाउन ही जाएगा। ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे हम दा सन कहते हैं या दा मून कहते हैं या दा कुरान कहते हैं, तो वो हम पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर रहे हैं उस चीज, एम्फेसाइज भी कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है अल किताब वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर भी। लेकिन मैम पॉइंट ये है कि यहाँ पे द के बाद आपने एक प्रॉपर नाउन यूज किया है, वहां पे अल के हम्म। बाद जैसे अल अल के कॉमन बाद नाउन। कॉमन नाउन यूज करते हैं, लेकिन इसको फिर कहते हैं यही है कि ये मार्फा हो गया है क्योंकि शुरू में अल लग गया है, आपने स्पेसिफिक कर दिया। जैसे एक अच्छा अच्छा। एक लड़का है, ठीक है, अल वला दो कहते हैं तो हाँ हाँ। स्पेसिफिक कर देंगे, हम कहते हैं अब ये ये मार्फा हो गया, क्योंकि आपने शुरू में अल लगा दिया तो ठीक है। इसको आपने स्पेसिफिक कर दिया है। जैसे मैं 5-6 लड़के हैं, अगर मैं कहूँ अली, अली प्रॉपर नाउन था क्योंकि मैं हाँ, इन 6 लड़कों में जिसकी बात कर रहा हूँ वो मैंने स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं ठीक है। सिर्फ लड़का ठीक है। बोलूंगा तो उसको कॉमन नाउन मानते हैं, लेकिन मैं इसमें अल लगाऊंगा तो फिर वो प्रॉपर नाउन उसको काउंट करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा। शुरू में दर लगाने से आप उसे प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते, आपके पास उसे पर्टिकुलर कर दिया लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा कॉमन नाउन, राइट? प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, जी जी। हाँ। और स्पेसिफिकली अगर हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो उसके आगे दा कभी भी यूज नहीं करते। या दा पाकिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी का हमारा प्रॉपर नाउन है हमारी कंट्री का, तो हम उसके आगे दा कभी नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है इसमें है वो डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स कौन होते हैं? जो डिटर्मिन करते हैं किसी भी चीज को, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है या उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। डिटर्मिनर यानी डिटर्मिन करने वाला, ये बताने वाला कि कौन सी चीज कितनी है, उसको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये भी हमारे आर्टिकल्स के साथ ही यूज होते हैं, या आप प्रोनाउंस की टाइप समझते हैं आप इसे। ठीक है। तो ये आप क्या डिटर्मिन करते हैं? इससे करीब आपकी कोई चीज है तो आप उसको कहते हैं दिस। या अगर कोई चीज दूर पड़ी है तो आप कहते हैं दैट। वो डिटर्मिन करती है कि वो चीज करीब है या वो चीज दूर है। ठीक है। इसी तरह अगर पास बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी तो हम इनको कहेंगे दीज। ये डिटर्मिन करेंगे कि वो एक चीज है या एक से ज्यादा चीजें हैं, करीब है या दूर है। अब जो चीज करीब है सिंगुलर है तो दिस, और एक से ज्यादा है तो दीज। और चीजें दूर हैं, एक चीज है तो वो दैट, और बहुत सारी चीजें हैं तो दोज। ठीक है। ये डिटर्मिन करती है, हम इनको पॉइंटर्स भी कहते हैं। यूजुअली हम इनको हाथ के इशारे से बताते हैं कि दीज, या फिर दिस, या फिर दैट, या फिर दोज। ठीक है। पॉइंट आउट करके जब आप चीजों को बता रहे होते हैं तो इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है एनफ। एनफ का मतलब है काफी। अगर कोई आपसे पूछे वुड यू लाइक टू टेक सम मोर, तो आप कहें नो, दिस इज एनफ फॉर मी, यानी ये मेरे लिए काफी है। ये डिटरमिन कर रहा है कि आपको कुछ चीज ज्यादा चाहिए या अब काफी है, अब आपको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं दिस इज एनफ फॉर मी। ठीक है। अगर आपको कोई चाय दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, या कोई और चीज ऑफर कर रहा है, और आप उसमें से कुछ ले लेते हैं, और वो अगर आपसे पूछता है कि आपको और ज्यादा चाहिए, तो आप कहते हैं दिस इज एनफ, यानी मेरे लिए काफी है। तो ये भी डिटर्मिन करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस वक्त, और आपको क्या चीज कितना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मच। मच का मतलब होता है जो चीज काफी हो, ज्यादा हो। ठीक है। काफी का वर्ड से हमने एनफ के लिए यूज कर लिया, यहाँ पे मच, मच मोर आप यूज कर लेते हैं। ठीक है।
या आई हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या आई एम मच मोर एंगेज्ड इनटू मैटर्स। तो यूजुअली मच एंड मोर हम साथ यूज कर रहे होते हैं, और इसका मतलब होता है कि क्या चीज डिटरमिन करेंगे। आप किसी को बताना भी नहीं चाहते लिस्ट कि आपके पास क्या क्या काम है, लेकिन आप ये भी बताना चाहते हैं आप बिजी हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इसके बाद है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, जिस तरह मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इसी तरह फ्यू का मतलब होता है जो काउंटेबल है। यानी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे करनी है, हो सकता है एक टास्क हो सकता है दो हो सकता है तीन हो, लेकिन वो आप काउंटेबल है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वो डिटरमिन करता है कि आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू टॉक टू, और आई हैव फ्यू पॉइंट्स ऑन विच आई विल हैव डिस्कशन। इट मींस इट इज काउंटेबल, मैनेजेबल, और आप उसे कर लेंगे। तो फ्यू का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जबकि कोई चीज काउंटेबल होती है, और मच का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जो कि काफी लंबी लिस्ट होती है और हम डिटेल्स में जाना नहीं चाहते। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है विच। विच आप किसके लिए यूज करते हैं? विच आप एज एन इंटेरोगेटिव, जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं आप उस वक्त भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप विच का मतलब जब आप दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, कभी कभार एक कंजक्शन के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन यूजुअली आप इसे क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज करते हैं। विच वन वुड यू लाइक टू हैव? ठीक है। विच वन वी हैव, विच टॉपिक वी डिड लास्ट टाइम। इस तरह जब आप पूछना चाहते हैं कि क्या किया था, या कौन सा वाला, उर्दू में अगर आप कहें कौन सा वाला टॉपिक हमने किया था, विच वन विच टॉपिक वी डिड लास्ट टाइम, तो हम विच का वर्ड यूज करते हैं। यूजुअली सेंटेंस के शुरू में करते हैं, और इन फ्यू केसेस सेंटेंस के बीच में भी हम इसको यूज करते हैं ताकि सेंटेंस को कनेक्ट कर सकें। लास्ट वर्ड भी हमारा व्हाट है। व्हाट भी क्या है? व्हाट भी आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग का सेंटेंस है, आप इसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है। जब आप पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, सेंटेंस के बीच में भी हम यूज कर सकते हैं इंडिकेट करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि ये वही चीज है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था या कर रही थी। ठीक है। तो विच एंड व्हाट सेंटेंस के शुरू में भी यूज हो सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये डिटरमिन करते हैं, ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। इस पर कोई कमेंट है सर? ऑलराइट। बेटा अगर आप में से अच्छा कोई मैम। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। अच्छा मैम, अभी मीटिंग में 4 to 5 मिनट्स रह गए हैं, तो 4 to 5 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाएगा या नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखें इसे? आप बताएं तो आपके लिए क्या पॉसिबल है? आप क्लास में है ना, इसलिए पूछ रही जी, लेकिन मैम बस इस टॉपिक बता दें कि इंटरजेक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा या फिर इसे नेक्स्ट क्लास के लिए रखें? इंटरजेक्शन बस सिर्फ मैं एक डिफाइन कर दूं, जी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास। जी जी। ठीक है। अच्छा, इंटरजेक्शंस बहुत सिंपल होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, इसके अंदर वो इमोशंस पे बात हो रही होती है जो कि यूजुअली हमारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको हम वर्ड से डिफाइन नहीं करते। वो रिएक्शंस जैसे आ, वूप्स, ठीक है, आउच, जिस तरह से हम कह रहे होते हैं, जैसे हुर्रे, इस तरह के जो इमोशंस को जो हम डिफाइन करते हैं अपनी स्पीच में या अपनी राइटिंग में, या हम जब बातचीत कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है, तो वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, इनका मीनिंग वही होता है जो कि जिस कल्चर में वो यूज हो रहे हैं उसी कल्चर में इनका मीनिंग होता है, यानी वो कल्चरली डिफाइंड होते हैं। आप किस मौके पर क्या इमोशन यूज करते हैं, इमोशन वर्ड यूज करते हैं किसी भी बात को करने के लिए। जैसे आप आउच कहते हैं, आउच का मतलब है कोई चीज अनयूजुअल होगी, तो आप उसे आउट से डिफाइन कर सकते हैं। या आह कहते हैं, ठीक है, यानी आपको कहीं पेन है या आप कोई पेनफुल इमोशन शो करना चाह रहे हैं, तो आप आह कहें। तो ये इंटरजेक्शंस में आ जाते हैं। तो इंटरजेक्शंस क्या है? ये वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमारे इमोशंस को शो करेंगे और वो रिएक्शंस को शो करेंगे कि हम किस मौके पे क्या फील करें। सर इस पे एंड करें यहाँ पर? जी जी मैम, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कहते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग एंड कर दूँ। आप वॉइस नोट पे भी क्वेश्चन अपने छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें या तो यहाँ पे मैसेज कर दें, दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर लें।
नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फिर मैं इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक है, ओके। यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।